नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। सुप्रभात। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खबर अयोध्या से, जहां शालिग्राम की शिलाओं को आज सुबह 10 बजे रामकार सेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा और इसके बाद अयोध्या के संत महंत राम मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारी कार सेवकपुरम में पूजा अर्चना करेंगे। यहीं पर मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। नेपाल से लाए जा रहे शिलाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा और कल देर रात की बात करें, नेपाल के गंडकी नदी से शालिग्राम की शिला गाजे बाजे के साथ अयोध्या पहुंच चुकी है। नेपाल की गंडकी नदी से चल करके शालिग्राम शिला अब अयोध्या पहुंच चुकी है। अयोध्या के राम सेवकपुरम में यह शिला पहुंच चुकी है। आप साफ देख सकते हैं, यह वही शिला है जिससे भगवान राम की प्रतिमा बनाई जाएगी और भगवान राम लला के मंदिर में स्थापित की जाएगी। यह शिला जो है नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई है। यह शिला कहा जाता है कि शिला जो है ये प्राण प्रतिष्ठित शिला है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, जिसको पूजन अर्चन जो है वह सुबह किया जाएगा और इस शिला से भगवान राम लला की प्रतिमा बनाई जाएगी और इस शिला का जो है पूजन अर्चन लगभग 10 बजे किया जाएगा, जिसको पूजन अर्चन करने के लिए अयोध्या के वरिष्ठ साधु संत और ट्रस्ट के सभी सदस्य मौजूद होंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। तो शालिग्राम से रामलला की मूर्ति बनाने पर जगत गुरु परमहंस ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि शालिग्राम खुद में पूजनीय है, इसीलिए उस पर अगर हथौड़ा चला तो अन्न जल त्याग देंगे। शालिग्राम पर संत संग्राम, हथौड़ा चला तो आएगा तूफान। शालिग्राम से बनाया जाएगा राम का विग्रह, संत का सत्याग्रह। नेपाल की गंडकी नदी से निकली 2 शालिग्राम की शिलाएं बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ अयोध्या पहुंच रही, क्योंकि इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। यही वजह है कि ये शिलाएं जहां जहां से गुजर रही, इनका पूजन किया जा रहा। विधि विधान के साथ पूजा और अर्चना का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं हो रहा है। हवन के साथ ही यहाँ पर जो नेपाल से आया हुआ प्रतिनिधि मंडल है, उसमें संत महंत और तमाम साधु संत आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ देख सकते हैं जो 2 शिलाएं हैं, एक शिला 26 टन और दूसरी 14 टन की शिला है और इसी से भगवान श्री राम का बाल्य रूप और माता सीता का विग्रह जो है वो तैयार होना है और ये अयोध्या में ही इसका शिल्प तैयार किया जाएगा। लेकिन शालिग्राम से भगवान राम का विग्रह बनाने की बात जगत गुरु परमहंस आचार्य को रास नहीं आ रही, जिन्होंने शिलाओं से मूर्ति बनाने के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि अगर इस पर छेनी हथौड़ी पड़ी तो बड़ा पाप हो जाएगा और विरोध स्वरूप वो अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर देंगे। इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाई जाए। इसको लेकर के मैं आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूँगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जगत गुरु परमहंस ने प्राण त्यागने की धमकी या चेतावनी दी हो। वो इससे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न होने पर भी जल समाधि की बात कह चुके थे। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि अगर शालिग्राम की शिला पर छीनी और हथौड़ी चलाई गई तो हम अपने प्राणों की जो है बलिदान दे देंगे। परमहंस आचार्य ने यह भी कहा है कि ट्रस्ट इस पर विचार करे और जल्द ही इस पर निर्णय भी ले। आपको बता दें कि भगवान राम का विग्रह ऐसे शालिग्राम से बनाया जाना है जिनकी उम्र करीब 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही, जिसका बड़ा ही धार्मिक महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय बजट को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किस तरीके से केंद्र सरकार ने इस बजट में हर वर्ग को राहत दी है, इस पर वो अपनी बात रखेंगे। बजट की जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में केंद्रीय बजट पर चर्चा 1 से 12 फरवरी के बीच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 9 सदस्य हैं और उन्हीं की समिति है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। आयकर में छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। सालाना कमाई के अनुसार भी कर की दरों में बदलाव किया गया है। हालांकि ये बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में किया गया, यानी जो लोग नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे उन्हें छूट मिलेगी। दरअसल आयकर में छूट अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स की नई दरों के अनुसार 3 लाख सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख सालाना कमाई पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 9 लाख कमाई पर 10% और 9 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... हालांकि 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, न तो कोई राहत दी थी, न ही कोई बोझ डाला गया था। अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख से ज्यादा आय पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का 9वां बजट पेश किया। उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। तो मोदी सरकार के इस बजट में कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया गया, जिससे बाजार में कुछ चीजें सस्ती हो गईं तो कुछ के दाम बढ़ गए। बजट में साइकिल को सस्ता किया गया तो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया। बैटरी की कीमत घटने से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा बैटरी की कीमत कम होने से मोबाइल फोन की कीमत कम होगी। बजट में एलईडी टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है। बजट 2023 में बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौती का फैसला है। वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% कर दिया है। सरकार ने सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16% बढ़ाया है, जिससे महंगी हो जाएगी। शराब की कीमतों में उछाल होने वाला है। सोने से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। हीरा महंगा होने वाला है। प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। आयातित चांदी का सामान भी महंगा होने वाला है। एक्सरे मशीन भी महंगी होने वाली है। तो किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक कोटे की 5 सीटों का आज नतीजा आना है और इसके लिए सोमवार को हुए चुनाव में कुल 56.53% मतदान हुआ। बरेली, झांसी, गोरखपुर, कानपुर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होनी है। जिला मुख्यालय पर यह गिनती होगी। इलाहाबाद, झांसी खंड में शिक्षक सीट पर सर्वाधिक 75.86% वोट पड़े थे। कानपुर खंड की बात करें तो सबसे कम 40.93% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने मतदान पर नजर रखने के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रेक्षक तैनात किए थे। तो 8 बजे से आज काउंटिंग शुरू हो जाएगी इन 5 सीटों पर। और रामचरितमानस पर छिड़े विवाद के बाद सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और कई साधु संत आमने सामने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हर दिन ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में कुछ मुद्दों को लेकर आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उनके बयान के बाद सियासी पारा एक बार फिर चढ़ सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। हर एक दिन ट्वीट के जरिए जो बयान दे रहे हैं, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और साधु संत आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और विवादों में घिरे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आज प्रयागराज में दरबार लगाएंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां माघ मेले में संगम स्नान करने के साथ तमाम संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मेला इलाके में शीतला धाम महोत्सव में शामिल होंगे। उनका दरबार मेजा के कुंवरपट्टी गांव में लगेगा। दरबार में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं के खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम किया है। यूपी के साथ एमपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुंवरपट्टी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बालाजी का दरबार लगेगा।
सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बांग्लादेशी मूल के नागरिक मोहम्मद रिजवान को सोलंकी द्वारा भारतीय होने का प्रमाण पत्र दिया गया और इस मामले में इरफान की रिमांड के लिए आज कानपुर पुलिस इरफान को कोर्ट में पेश करेगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। इससे पहले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग को लेकर कानपुर पुलिस ने दावा किया था कि अब तक करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही कुर्की की कार्रवाई शुरू होगी। और जोशीमठ आपदा का 1 महीना बीता, लेकिन इसके बाद भी आपदा प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की शुरुआती व्यवस्थाओं को भी उनकी सुविधा मिलती नजर नहीं आ रही है। 1 महीने से जोशीमठ में अध्ययन कर रही 8 एजेंसियों की रिपोर्ट पर विस्थापित करने का मामला लटका हुआ है। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सरकार कोई डिसीजन ही नहीं ले पाई है। जोशीमठ में भू धसाव पर अध्ययन कर रही करीब 8 एजेंसियां हैं। इनमें से करीब 5 एजेंसियों ने एनडीएमए को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उत्तराखंड के 1093 गांवों पर बादल फटने और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य में मौसम विभाग लगातार बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। बादल फटने को लेकर देहरादून, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत जिले की तलहटी और नदियों के किनारे सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र माने जा रहे हैं। कई संस्थाओं के अध्ययन में कई गांवों को बादल फटने और बाढ़ के लिए संवेदनशील माना गया है। प्रदेश के कुछ समय से अगर देखें बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, ऐसे में जो सेंसिटिव जोन है उनकी पहचान हुई है। और पौड़ी में कंडोलिया से किंकालेश्वर तक जाने वाली सड़क खस्ताहाल है। सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन फिर से सक्रिय हो गया है। ऐसे में यहां सफर करने वाले हर पल खौफ के साथ आगे बढ़ते हैं। बीते साल इस जगह पर सड़क को चौड़ा किया गया था, मगर सड़क के किनारे बनाई गई सुरक्षा दीवार टूट गई। पहाड़ी दरकने से मलबा गिर रहा है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन से सड़क के नीचे बसी एक बस्ती के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। रोड कटी थी कम से कम 2-3 साल पहले, इसमें चौड़ीकरण हुआ था। चौड़ीकरण के कारण जो साइड डेवलप हुआ, उसके कारण 1 साल तो नहीं पर दूसरे साल बारिश, इस पिछली बारिश में तो सारा स्लाइडिंग हो गया। ऊपर से पूरी ज़मीन कटी हुई है और साथ में नीचे जो कुछ मकान हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। लगातार पत्थर गिरते रहते हैं, जहाँ हल्की बारिश होती है तो पत्थर गिरते रहते हैं लगातार इसमें, तो कुछ लोगों के लिए भी खतरा है नीचे। तो जल्दी से जल्दी जरा इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत। जो किंकालेश्वर सड़क है उस पर जो भूस्खलन हुआ था हमारा अभी 2-3 माह पहले, उसमें जितना भी मलबा निस्तारित किया गया हमारे द्वारा, उसको जेसीबी और टिप्पर के द्वारा सुरक्षित स्थान पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और जो उसका सुरक्षात्मक कार्य है उसका आपदा न्यूनीकरण मद के अंतर्गत हमने एस्टिमेट प्रेषित कर दिया है। और जैसे ही हमारे को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इसकी निविदाएं आमंत्रित करके सुरक्षात्मक कार्य करवाया जाएगा। अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य का पॉलीग्राफी टेस्ट होना था, मगर टेस्ट से पहले पुलकित ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी और हाईकोर्ट ने पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफी पर रोक लगा दी है, जिस पर अब जांच टीम 10 फरवरी को अपना पक्ष कोर्ट के सामने पेश करेगी। माना यह जा रहा था कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट से कहीं न कहीं वीआईपी जैसे सवालों से पर्दा उठ सकता था, लेकिन पुलकित की ना अब पूरे मामले में शक पैदा कर रही है। असल दिल्ली में भी अपने एप्लीकेशन लगा के कोर्ट के थ्रू लगा के उन्होंने भी टाइम भी दे दिया था, 1 से लेकर 3 तारीख तक था। तो इसी बीच में उसने हाई कोर्ट में अपने एक एप्लीकेशन लगाया कि उस पर जो भी एप्लीकेशन अभी हमारे पास आए नहीं है तो आ जाएगा देखने, तो बट उस पर नेक्स्ट डेट जब हाई कोर्ट लगेगी उस पर हम अपना बात रखेंगे। हरिद्वार में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक साथ 7 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की है। चोरी करके लाखों का सामान लेकर फरार हुए हैं। 2 बाइक भी चुराई है। सीसीटीवी में फुटेज है और इसी आधार पर पुलिस इन्हें तलाश रही है। सूचना मिली थी कि 7 दुकानों के शटर तोड़े गए हैं और उस पर फोर्स वहाँ पे मौके पे गई। मैं भी वहाँ पे गया था और सीसीटीवी फुटेज को भी देखा कि एक दुकान में सीसीटीवी फुटेज भी है, तो और आसपास के एरिया को भी हम लोग खंगाल रहे हैं। उसमें 4 लोग आए हुए हैं, 2 बाइक से आए और घटना को अंजाम दिए। इसके अलावा ज्वालापुर और अन्य जगह भी उनकी लोकेशन आ रही है।
हरिद्वार में नाम बदलकर एक महिला से शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अजहर है। हालांकि लड़की से उसने अपना नाम राहुल बताया था। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 आधार कार्ड बरामद किए। अलग अलग नाम वाले आधार कार्ड है। आरोप है कि पहले अपना नाम बदलकर महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी की। महिला को कुछ समय बाद पता चला कि युवक दूसरी जाति से है। पीड़िता के द्वारा सूचना दी गई कि वो जिससे शादी की है वो एक फेक नाम से यहाँ पे मुझसे शादी किया और फिर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। इस सूचना पे जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 2 आईडी बरामद हुई है और अभियुक्त 2 आईडी और यहाँ पे छद्म नाम से यहाँ पे रह रहा था और पीड़िता के तहरीर पे मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। आइए जोशीमठ की बात करते हैं। महीने भर बाद स्कूल खुलने पर चहल पहल नजर आई। आपदा की दहशत के बीच स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है, मगर आने वाले समय में स्थिति क्या रहेगी इस पर कहना मुश्किल है, क्योंकि आपदा प्रभावित लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसी बीच स्कूल खोले गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। रुद्रप्रयाग जिले की तहसील बकू केदार के भवन निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। तहसील भवन निर्माण के लिए पिछले 10 साल से जमीन पर विवाद चला आ रहा था, मगर अब भवन निर्माण के लिए सहमति बन गई है। जल्द ही तहसील बसु केदार का अपना एक भव्य भवन होगा, लोगों की मुश्किलें कम होगी। 10 साल से अटका हुआ ये मामला था, अब जाके रास्ता साफ हुआ है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर हम जगह देख रहे थे और इसमें आज सभी पक्षों के साथ बैठ के वार्ता की गई, जिसमें हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे और कुल मिला के एक ये सहमति भी बनी है कि जहाँ पर अभी तहसील चल रही है इसी में अगर पुनर्निर्माण किया जाए और इसी को एक यहीं पर, क्योंकि जगह भी अवेलेबल है और रोड से भी कनेक्टेड है, तो उसमें भी सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। और उत्तरकाशी में माघ मेला संपन्न होने के बाद रामलीला मैदान में हर तरफ गंदगी नजर आ रही है। रामलीला ग्राउंड पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ गंदगी ही नजर आएगी। घास खराब होने की कगार पर है। 26 लाख रुपए से ये घास लगाई गई थी, जिसका वजूद नहीं दिखाई दे रहा है। जिला पंचायत नगर पालिका ने मैदान की कोई सुध ही नहीं ली का वचन दिया था और सहयोग भी किया मेले में, लेकिन जिला पंचायत की जब मीटिंग हुई थी मेले की, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर हुई थी कि जिला पंचायत 5 लाख रुपए का चेक सफाई का नगर पालिका को देगा, नंबर 1। नंबर 2, जो रेलिंग लगी थी घास के बार वो लगाएगा। नंबर 3, घास को पूर्व की स्थिति में लगा के देगा हमें। ये 3 चीजें अनुसार तय हुई थी। पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ताड़ी खेत में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे भी शामिल हुए। पहले चरण में महिला समूहों को बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय, धागा और रेशे से कपड़ा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड से पलायन मुक्त हो, और पलायन मुक्त हो तो यहाँ पर यहाँ के जो उत्पाद हैं, यहाँ की जो कृषि उपज है, यहाँ की जो औषधियाँ हैं, इनको रोजगार से जोड़ने का। तो हमारे NRLM और रीप की मदद से हमने हमारे पूर्व IAS और प्रधानमंत्री जी के पूर्व सलाहकार आदरणीय भास्कर खुलबे जी से निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर खोला जाए। बिच्छू घास, जिसको गांव में हमेशा या तो मास्टर जी की बेत समझते थे या फिर गरीब लोगों की सब्जी समझते थे, उसे आज एक ऐसा रूप दिया है कि वो चाय के रूप में बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में बिके, और उससे जो रेशा निकलता है बिच्छू घास से, वो रेशे का फाइबर, उसका टेक्सटाइल, या तो अंगवस्त्र या जैकेट या शॉल, उसकी तरह से लोगों के पास सुसज्जित है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।